लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने ये बताया था कि देखो, कंटिन्यूस का मतलब है कंटिन्यूस, मतलब गोइंग ऑन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है प्रेजेंट में गोइंग ऑन। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है पास्ट में गोइंग ऑन। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब है फ्यूचर में गोइंग ऑन। तो फिर क्वेश्चन क्या है इसमें? तो बहुत आसान एग्जाम्पल, बहुत आसान है। अब देखो, मैंने आप मेरे फेसबुक में देखे होंगे, मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। और क्वेश्चन पेपर में जो डिस्कस किया था आईबी का, दो क्वेश्चन एग्जैक्टली जो अभी तक पढ़ाया था। पहला था वी आर प्लानिंग टू गो, तो आर देखा तो प्लानिंग लगा दिया, क्योंकि इज अ मार्क के बाद V1 ING आता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर तो लिखवा दिया था, है ना, लिखवाया था गोइंग ऑन के साथ। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, जबकि ये बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा मैम द ट्रेन है, सिंगुलर है तो हैस आएगा ना। हर मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? ध्यान रखना, मॉडल कौन कौन है जरा सोचो तो। विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, ये सब मॉडल है। उनके बाद अगर वर्ब आएगा तो बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म में हैज है कि हैव है? हैव है। हैज मतलब एस वाला, एस वाला मतलब सिंगुलर फॉर्म। क्या हो गया? शांति से बैठ जाओ जल्दी फटाफट। हो गया? अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रस में एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से आता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रस, देखो, आई एम नोइंग यू। मैंने कहा था आपको कि आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई नो यू होगा। तो ऐसा कौन सा लिस्ट है जो देख ले जिससे हमारा काम चल जाए? लिखो नीचे, मैंने लिखवाया था लिस्ट, देखें कुछ नहीं लिखवाया था ऐसा। लिखो, नीचे दिए गए लिस्ट को देखें। सी द लिस्ट गिवन बिलो। इन वर्ब्स का प्रयोग सामान्यता आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। These verbs are generally not used in ing form.
आवाज, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो फर्स्ट में हो सकता है दो चार और वर्ड। देखो वर्ब्स ऑफ जो परसेप्शन है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, नोटिस, सीन, लुक, अपियर, साउंड और फील। पहले ध्यान से देखना, हम अपने आंखों से जो करते हैं सी, सीन, लुक एंड अपियर, ये चारों आंखों से रिलेटेड है ना। आपकी बॉडी में 5 सेंसेस है, 5 में से एक सेंस जो आपका आंख है उनसे ये रिलेटेड 4 है। दूसरा आपका टंग से रिलेटेड टेस्ट है, नाक से रिलेटेड स्मेल है, तो ईयर से रिलेटेड ये ईयर और साउंड है, ईयर से रिलेटेड आपका ईयर और साउंड आपके ईयर से रिलेटेड है ना। आप अपने आंखों से उसे नोटिस करते हो। प्रेफर इज लाइक चॉइस, यू कैन से कि हम चॉइस को तो इसमें भी रख सकते हैं और स्टेट ऑफ माइंड में भी रख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन से आप फील करते हो। तो ये जो वर्ब्स हैं हम अपने सेंसेस से जो एब्जॉर्व करते हैं ना उसके लिए। अब आप पोजेशन वाले वर्ब्स, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, possess, contain एंड कंसिस्ट, ये सारे वर्ब्स है जो पोजेशन से रिलेटेड वर्ब्स है। उसके बाद थॉट्स एंड स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, जो दिमाग से आपके रिलेटेड वर्ड्स है, जैसे बिलीव करना, लाइक डिसलाइक करना, लव करना, एडमायर, एडमायर मतलब पसंद करना, एडोर पसंद करना, ठीक है, एडोर भी होता है पसंद करना, विश, डिजायर, हेट, ट्रस्ट, एग्री, इमेजिन, थिंक और नो, ये सारा। उसके बाद ऊपर है मीन, माइंड, रिमेंबर एंड सपोज, ये सब आपके माइंड से रिलेटेड वर्ड है जो अपने दिमाग से आप करते हो। और कुछ वर्ब्स है जो इन जनरल है, जो आप किसी भी इसमें से किसी भी श्रेणी में रख नहीं सकते। ये सारे वर्ब्स हैं जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट अवे आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। कब? जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तब। अगर हम इसका इस्तेमाल जेरेंड के रूप में कर दें, यानी नाउन और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में नाउन के रूप में, तब की बात नहीं कर रही हूं मैं। प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कर दे तब की बात नहीं कर रही। जैसे उस दिन एक लड़के ने कहा था ऑफ हैविंग करके था, तो ऑफ के बाद मैंने कहा हैविंग है, हैविंग का मतलब क्या होगा, दिखाओ क्या लाया। सुनो, सारे वर्ब्स हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले वो देख लो आप।
जाओ फर्स्ट में, यू आर सीमिंग सैड। यू आर सीमिंग सैड का रॉन्ग होगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले सीन कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। सीन कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ये सीन वर्ड है, इसमें आईएनजी कभी लगाना ही नहीं। इट इज कॉस्टिंग, ये कॉस्ट कभी आईएनजी फॉर्म में आएगा ही नहीं, वर्ब के रूप में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। जब ये सिंगुलर माधुरी दीक्षित की बात हो रही है, तो यहां पे मतलब क्या है आपका हैव का? हैव का यहां मतलब क्या है? खाना नहीं, होना, उसके पास होना। उसके पास होने का मतलब क्या हुआ? पजेस करना। आप ओन में आईएनजी लगाते हो? नहीं। पजेस में आईएनजी लगाओगे? नहीं। तो फिर हैव में आईएनजी कैसे लगेगा? सिंगुलर है तो हैज करो। ठीक है, आई एम हैविंग अ कार, अगेन वही मामला है ओन पजेस का। अगर आप ओन करते हो तो आई हैव अ कार करो। ठीक है, लेकिन आई एम हैविंग लंच चलेगा? अब आते हैं क्यों चलेगा, इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ का एक्सप्लेनेशन सुन लो। आप हैव में का मीनिंग ईट निकल सकता है, हैव का मीनिंग एंजॉय भी निकल सकता है, क्योंकि कहते हैं ना हैव फन यानी एंजॉय। इफ आई से हैव फन, इसका मतलब क्या निकलता है? एंजॉय। और हैव का मतलब ओन भी निकल सकता है। ये तीन मीनिंग निकलेगा, यानी कि खाना, मजे करना, और ओन का मतलब होता है आपके पास वो होना, कोई चीज का होना। अब देखो तीनों में अगर हम ईट में आईएनजी लगाते हैं, बताओ तो। ऑफ कोर्स ये काम थोड़ी देर के लिए तो बैठ के करोगे, थोड़ी देर के लिए बैठ के खाओगे, तो ईट में आईएनजी चलेगा, तो हैविंग बिल्कुल सही है। एंजॉय में भी आप आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि कहते हो जैसे कुछ देर के लिए तो मजे करते हो, तो एंजॉइंग, आई एम हैविंग फन, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी ओनिंग कहते हो? नहीं, क्योंकि ओनिंग का मतलब मेरे पास एक गाड़ी हो रही है, ये थोड़ी हो सकता है। ओन आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता। आप थोड़ी देर बैठ के खा सकते हो, थोड़ी देर मजे कर सकते हो, वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में दिखा सकते हो, लेकिन ओन आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए आप हैविंग ओन के रूप में या पजेस के रूप में नहीं लगाते हो। ओन या पजेस के रूप में नहीं लगाते हो। सो दिस इज द रीजन फॉर थर्ड एंड फोर्थ कि हम हैविंग लंच क्यों सही कर रहे हैं, और हम हैव कार करना पड़ रहा है, हैविंग अ कार क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रीजन है कि हम एक वर्ब, दो वर्ब, मैंने कहा आईएनजी में कभी नहीं लगाते, सीमिंग नहीं होता, कॉस्टिंग नहीं होता, यहाँ तक कि वांटिंग भी नहीं होता। कभी वांट, चाहना कोई चीज, उसमें आईएनजी लगा सकते हो, उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। सबसे पहले थिंक में आते हैं। थिंक अगर आप कहोगे कि थिंक का मतलब मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम सही हो, यानी कि थिंक अगर आपका ओपिनियन बता रहा है, यानी अगर थिंक डिनोट करता है ओपिनियन, मेरे अनुसार तुम सही हो, तो थिंक में आईएनजी मत लगा देना, आई थिंक यू आर राइट। इन द सेम वे अगर थिंक का मतलब फील का मतलब भी सेम हो, फील का मतलब भी सेम निकल रहा हो ओपिनियन, तो उसमें आईएनजी मत लगाना। जैसे आई फील दैट,
यहां पर भी तो ओपिनियन है, मुझे लगता है, मैं उसे जानती हूँ। कभी कभी कुछ फेस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो, फिर भूल जाते हो ना कि नहीं, पता नहीं वही है कि नहीं है, तो क्या कहते हो, आई फील दैट आई नो हिम होगा, आई एम नोइंग हिम तो अभी मना किया था, है ना। आई फील दैट आई नो हिम। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बिलीव मी आई एम ट्रस्टिंग यू वर्ड फॉर वर्ड। सबसे पहले देखो, आई एम फीलिंग नहीं होता है, आई फील होता है। आई एम नोइंग नहीं हुआ, आई नो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जगह पे फील और थिंक में ओपिनियन की बात की जा रही थी। लेकिन अगर थिंक का मतलब निकल रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें वो अब भी प्रोग्रेसिव स्टेट में दिखा रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, तो क्या कहूंगी? आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, यानी कि ये गोइंग ऑन प्रोसेस दर्शा रहा है। ठीक है, ये थिंक जब कह सकते हैं प्रोग्रेसिव स्टेट, यानी कि जो अभी हो रहा है, गोइंग ऑन, तब हम उसको आईएनजी में लगा सकते हैं। थिंक का मतलब अभी गोइंग ऑन है, मैं आपके बारे में सोच रही हूं, तो कैसे कहूंगी? आई एम थिंकिंग अबाउट नहीं कहते, थिंक के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई एम फीलिंग अनवेल। ये फील, अगर आपका फील का मतलब है वेल बींग, तो भी फील आईएनजी फॉर्म में चलेगा। ठीक तबीयत है, ठीक नहीं है, उसके बारे में तो आईएनजी फॉर्म चलेगा। अब फिर से ध्यान से एक चीज और सुनना, इन सब में एक बात बताओ, आई एम फीलिंग अनवेल। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं मैम, आई एम फीलिंग अनवेल कैसे सही होगा, फील में आईएनजी नहीं आता। अगर मैं ये कहूं आई फील अनवेल, तब तो आप कहोगे कि तबीयत कभी ठीक रहती ही नहीं आपकी, ये बोलना चाह रहे हो। आई फील अनवेल का मतलब हो गया कि मैं तो रूटीन में बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर मैं कैसे बोलूं? तब मुझे कहना पड़ेगा आई एम फीलिंग अनवेल, क्योंकि मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रही, है ना। इसीलिए ये मेरा परमानेंट रूटीन नहीं है, ये अभी की बात हो रही, तभी मैंने कहा आई एम फीलिंग अनवेल। ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट, नाइन्थ में, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे एक एक शब्द पे भरोसा करती हूं। तो विश्वास करो तो बिलीव सही है, एक एक शब्द पे भरोसा करती हूं, कैसे बोलूं? बोलो, आई ट्रस्ट आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, आई ट्रस्ट यू। वर्ड फॉर वर्ड का मीनिंग लिख देना। ये जो वर्ड फॉर वर्ड है ना, ये फ्रेज में आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कई बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है एक एक शब्द जैसा है वैसा ही, शब्दशः, एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे शब्द है बस सारे के सारे वैसे ही। ये बुलंदशहर को डिस्कनेक्ट कर दो, रुको अभी, वहां कौन है सेंटर में बैठा हुआ, कौन है? बुलंदशहर बड़ा करो, बुलंदशहर को बड़ा करो। क्या हुआ? सबसे पहले वहां पे जो स्टाफ है उससे बात करो, बोलो सबकी फीस ले, उसके बाद बैठने दे। ये सब नौटंकी कर रहे हैं बैठ के, शक्ल देखो चोर की तरह मुंह ढक के आया हुआ है, हाथ में मोबाइल, मुंह ढके हुए हैं, बिल्कुल चोर उचक्कू की तरह बैठे हुए हो। कहां तुम्हारी कॉपी, कहां है? क्या यहाँ कोई तमाशा हो रहा है जो बैठे हुए हो मोबाइल लेके? सबसे पहले इन लोग से बोलो फीस पे करवाएगा, तभी इनको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जो पढ़ा रहे हैं।
कभी कभी मुझे महसूस होता है मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूं। आया समझ में यहां तक? सो दीज आर वर्ड्स। अभी मैं आपको फिर से आ रही हूं, मैंने 3 वर्ड आपको कराया है। हैव, जिसका मैंने कह दिया कब कब आईएनजी आ सकता है, कब नहीं आ सकता। थिंक, अगर दोनों डिनोट कर रहा है ओपिनियन तो आईएनजी नहीं आएगा। थिंक अगर प्रोग्रेसिव स्टेट में आपको याद कर रही हूं, है ना, तब थिंक अगर मैं कहूं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम रिमेंबरिंग यू, तब आईएनजी चलेगा। और वेल बीइंग अगर कहोगे तब आईएनजी चल सकता है। अब अभी की बात कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड में। हाँ, 10th वाले में, और सॉरी, इट के साथ कॉस्ट्स होगा, इट के साथ कॉस्ट्स करोगे। अब आओ 2-3 सेंटेंस और लिखो। हो गया? आजा फर्स्ट में, यू आर लुकिंग सैड। चलो, लुक को किसी और वर्ब से मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, जो अभी इसी में जिसमें लिखा हुआ है सीम्स, है ना। आप कभी कहो कि यू आर सीमिंग सैड। अभी बताया था ना, सीम आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आता। ओ हाँ, छोड़ दो, सुनो, बात करो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे सुनो ना इडियट, सुनता ही नहीं, गधे को बैठे भेजे हुए। यू आर लुकिंग सैड का मतलब हो गया कि अगर लुक आईएनजी फॉर्म में नहीं आता तो सीम भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। यानी अगर लुक और सीम, देख रहे हो, सेम मीनिंग दे रहा है, यानी लुक का मतलब हो रहा है सीम, तो इसका मतलब हो गया दिखना। ठीक है, लुक का मतलब हो गया सीम, तो उसका मतलब हो गया दिखना। अगर दिखने का सेंस में है तो इनको आईएनजी फॉर्म में मत लगाना, क्योंकि सीम को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाया तो लुक को भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर लुक का मतलब देखना हो गया, देखना, तब आप किसी को अगर देख रहे हो, यानी कि देखो, 2 तरीके से देखते हैं हम। एक तो होता आंख खुला है तो दिख रहा है ना, क्या है, आंख खुला है तो मेरा दिखेगा ही, तो इसलिए सी में आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि आई एम सीइंग, तो क्या है ये सी, आप सी तो देख ही सकते हो, आंख खुला तो देख सकते हो, लेकिन इंटेंशनली किसी को देख रहे हैं हम, तब तो लुक कर रहे हैं ना, तो आई एम लुकिंग एट हर, क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। इसका मतलब देखने के सेंस में अगर बात करें तब हम लुक में आईएनजी बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही इज लुकिंग एट मी बिल्कुल चलेगा।
क्योंकि ये थोड़े देर के लिए काम हो रहा है, ये थोड़े देर के लिए हो रहा है जो इंटेंशनली आप कर रहे हो। और इसमें दिखने के सेंस में लुक और सीम सिनोनिम है, लुक और सीम सिनोनिम है। तो सिनोनिम के केस में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। शी इज appearing disturbed। अब यहां पे appear का मतलब फिर क्या निकल रहा है? सेम ही तो निकल रहा है, नहीं? वो डिस्टर्ब दिख रही है कि देख रही है? दिख रही है, यानी अगेन appear का मतलब क्या निकल रहा है? सेम। इसका मतलब अगर appear का मतलब फिर से वही निकल रहा है seem, तो she appears disturbed, ये होगा she appears disturbed। लेकिन अगर appear का मतलब होगा उपस्थित होना, तब फिर appear में ing चलेगा, तब फिर appear में ing चलेगा। एक सेकेंड, हो गया? हाँ, फर्स्ट में हाँ, यू आर लुकिंग सैड इसलिए गलत है क्योंकि लुकिंग में सीमिंग मीनिंग फिट हो रहा है, सीम में आईएनजी नहीं कहते। हाँ, नॉर्मली तो कहते हैं यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग सैड, है ना? नॉर्मली तो कहते ही हैं। नॉर्मली कहाँ पढ़ाएंगे बेटा हम? और नॉर्मली पढ़ाएंगे तो आप पास कर जाओगे एग्जाम में, खुद सोचो। नॉर्मली तो बहुत कुछ बोलते हो, मैं आपको बताऊं, खाली स्मार्टली इंग्लिश बोल दो चलेगा। लड़कियों को नहीं देखते हो, बहुत गलत बोलती हो, बहुत गलत बोलती है। स्मार्टली बोलती हो आप, बस एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते कितनी अच्छा इंग्लिश बोलती है ना? मूर्ख बना जाती ना तुम्हें, तो फिर लड़के बेचारे वही मंत्र मुग्ध होके देखते रह जाते कितना अच्छा इंग्लिश बोल रही है। अरे बहुत गलत बोल रही है, नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं, बस समझा करो। हाँ, आवाज अच्छी लगती है बस, है ना? क्लियर हो गया? सो द हाँ, सॉरी, वो तो बहुत आसान है। ही इज सैड, इज लग गया ना, है ना? इस की बात तो मैं कर ही नहीं हूं, इस में तो आईएनजी लगेगा ही नहीं ना। मैं अगर कह रही हूं क्या तुम दुखी दिख रहे हो, तो कहते हैं यू आर लुकिंग सैड। यू आर लुकिंग सैड नहीं होगा क्योंकि लुक और सीम यहां पे सिनोनिम बन रहा है। सीम में आईएनजी नहीं लगेगा तो लुक में आईएनजी नहीं लगेगा। एक सेकेंड अभी रुको, मैं पहले लुक में और समझा दो, एक सुनो। अब अगर ये कहें यू आर लुकिंग गुड, है ना? तो यू आर लुकिंग गुड चलता है, क्यों चलता है? उसका रीजन वही है कि आई एम फीलिंग अनवेल और आई फील अनवेल के बीच का डिफरेंस याद समझ में आ गया ना? आई एम फीलिंग अनवेल की मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आई फील अनवेल के मतलब होता ही नहीं है, परमानेंट हो गया, मेरा रूटीन नहीं है कि मैं कभी ठीक स्वस्थ नहीं रहती, ये हो गया। वैसे ही लुक की भी बात है। अगर मैं आपको जैसे कोई ड्रेस में देखा जो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कहूंगी यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी, है ना? ये हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं। अगर मैं ये कहूं यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी, दैट मीन्स इट इज फॉर अ टाइम बीइंग। इफ आई से यू लुक गुड इन साड़ी, इसका मतलब है कि खुद सोचो आप, दो तीन चीजें। सबसे पहले मैं कह रही हूं यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी एंड यू लुक गुड इन साड़ी, इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि अगर मैं कह रही हूं यू लुक गुड इन साड़ी, इसका मतलब है कि आपको नॉर्मली मैंने 3-4 तरह के ड्रेसेस में मैं देख चुकी हूं और मुझे पता चला, लगा, महसूस हुआ कि आप साड़ी में अच्छे लगते हो।
एंड इफ आई से यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी, इसका मतलब है पहली, मतलब आपको उसी टाइम बिंग पहले मैंने जैसे देखा साड़ी में तो मैंने कहा यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी। लेकिन अगर इसको कहोगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहेंगे लुक जहां जहां सिमिलर मीनिंग सीम का दे रहा है वहां आईएनजी मत लगाओ। सो इट्स बेटर टू से यू लुक गुड इन साड़ी। आई एम फीलिंग अनवेल एंड आई फील अनवेल का रीजन और था, जहां पर भी लुक का मतलब सीम निकले वहां आईएनजी नहीं लगाना। अदरवाइज जनरली वी से यू आर लुकिंग गुड, इसका मतलब आप यही बताना चाह रहे हो कि तुम अभी अच्छे दिख रहे हो, इसका मतलब ऐसे स्मार्ट नहीं हो, ऐसे सुंदर नहीं हो, यू आर लुकिंग गुड मतलब अभी अच्छे दिख रहे है ना। तो दिस मीन्स देखो ध्यान से, यू आर लुकिंग गुड एंड यू लुक गुड, ये डिफरेंस ये है कि इफ आई से यू लुक गुड, इसका मतलब है आप प्राउड फील करो कि आई एम बॉर्न स्मार्ट, आई लुक गुड। एंड यू आर लुकिंग गुड का मतलब है कुछ पहन के सामने आए हो तो फॉर द टाइम बिंग मैं कहना चाह रही हूँ यू आर लुकिंग गुड। लेकिन ये चीज आप नॉर्मल इंग्लिश में रख सकते हो। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करोगे तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यू आर लुकिंग सैड, यू लुक सैड सही किया है क्योंकि क्यों। अच्छा अब मुझे बताओ क्वेश्चन कहां से आएगा। आई एम हैविंग लंच कि आई एम हैविंग अ कार, क्वेश्चन कहां से आएगा, हैविंग अ कार। क्यों, वहीं पर तो सब लोग रॉन्ग करोगे है ना, क्योंकि आप सारे वर्ब्स के आईएनजी फॉर्म रट्टा मारे, रट्टा मारा और उसके बाद सब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया। तो जिसमें आईएनजी फॉर्म आएगा उससे क्वेश्चन क्यों पूछेगा, जहां नहीं आएगा वहां से क्वेश्चन पूछेगा ना। सो हम लोगों ने यहां तक खत्म कर लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब आओ नोट करके लिखो।
हो गया? देखो ध्यान से, लिख लिया ना सब कोई? कोई लिख रहे हैं, रुक जाओ, लिख लो फटाफट लिखो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गिरिटी? किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो गिरिटी से? उत्तम नगर में आप लोगों का अगर बेसिक और वर्ब छूट गया हो तो ध्यान रखना, मंडे और वेंसडे को मैं वहां आ रही हूं, वहां पे मैं ले लूंगी क्लास आपका। बोरिंग रोड समझ में आ रहा है आप लोग को? इलाहाबाद में हमेशा जब भी न्यू बैच शुरू करते हैं वहां कुछ ना कुछ हो जाता है। अब कुंभ की छुट्टी हो गई 3 दिन, सारा बैच गड़बड़ हो जाता है। उन लोगों को कम से कहो ना तो ऑनलाइन क्लास तो चला सकता है। थोड़े ही बच्चे आते हैं ना ऑनलाइन में, वो थोड़ी पुलिस पकड़ के ले जाएगी उतने में। उन लोगों को छुट्टी करने का बहाना चाहिए बस। चलो, he is feeling the quilt to see what material it is made of। ये में इसमें फीलिंग है ना। और फिफ्थ में आओ, इट इज फीलिंग सॉफ्ट। सुनो, कोई चीज आपके बदन से सट जाए या हाथ से सट जाए तो आपको वो सॉफ्ट महसूस होगा, तो उसको क्या कहोगे? फीलिंग की फील? फील, क्योंकि महसूस होने के सेंस में आप फील में आईएनजी नहीं लगाओगे। ठीक है, फिर से लिखना कि क्या कर रही हूं मैं। अब सुनो, फील का मतलब, एक तो मैंने कहा था कि अगर आप थिंक मीनिंग निकल रहा है उसका, थिंक का मतलब ओपिनियन, तो आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन अब मैं आ रही हूं एग्जैक्ट सेंस में, यानी छूने के सेंस में। एक तो होगा कोई चीज मेरे से टच कर गया तो मुझे महसूस हो जाएगा कि ये कड़ा है कि सॉफ्ट है ना। और एक होगा जब मैं खुद छू के उसको देख रही हूं कि वो क्या है, कैसा मटेरियल क्या है इसका। तो एक बात बताओ, जो मेरे से जब टच हुआ वो फील और जो मैंने खुद उसको छू के देखा वो फील, इन दोनों फील में क्या डिफरेंस है? इन दोनों फील में क्या डिफरेंस है? एक, यस वेरी गुड, एक में फील हुआ है, परसेप्शन है। एक में मैंने एक्शन किया है। ये जो था ये परसेप्शन है, रख दो वहीं पर, परसेप्शन है। और ये जो है ना, ये वाला, ये एक्शन है। एक्शन आईएनजी में होता है,
परसेप्शन आईएनजी में नहीं होता। एक तो होता है जो मेरे पांचों सेंसेस ने अपने आप कर लिया, और एक जो है मैं छू के कर रही हूं। तो एक में मैं एक्शन कर रही हूं, दूसरे में मेरे बॉडी ने खुद कर लिया। महसूस हो रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही तो बुक में नहीं समझा सकते ना हम लोग, तभी हम बुक में क्या लिख देते हैं कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, इनको आईएनजी में ना लगाएं। अरे क्यों ना लगाएं? रीजन तो बताओ। ग्रामर में पता है क्या? ग्रामर में आप लोग कहा जाता है कि ये रूल है, ये एक्सेप्शन है। क्यों कहा जाता है ये रूल है, ये एक्सेप्शन है? क्योंकि रूल कह देते हैं ना तो हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते। देखते हो ना, कानून जो बन गया सो बन गया, कानून है तो है, आप उसका उल्लंघन नहीं करोगे, बस हमें पता है कि नहीं कर सकते। कभी नहीं पूछा कि क्यों है। आपको पता है लॉ जब मैं कर रही थी, मैंने 2003 में लॉ कंप्लीट किया, 2005 तक तो मैंने प्रैक्टिस किया है। 2005 तक मैंने प्रैक्टिस किया है, और फ्रैंकली बताती हूँ कि बहुत अच्छा मतलब मैं एक्सप्रेस कर सकती थी अपने आप को प्रैक्टिस में। अभी हाल में ही एक बार मेरे सीनियर नहीं आए तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ, मैंने ज्यादा अच्छे से कोर्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो किसी एक लॉयर थे, सीनियर लॉयर थे, बाहर निकल के कहे कि बहुत अच्छा आपने आर्ग्यूमेंट किया। क्यों? रीजन क्या है पता है? आप लॉ पढ़ने जाते हो ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेक्शंस पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग पढ़ाई बना दिए हैं, बहुत लॉ को पढ़ाई बना दिया। मैंने जब एग्जाम दिया था, सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले छुट्टी लेती थी और आराम से 60+ मार्क्स ले आती थी, और बाकी को देखते थे बाप रे इतने मोटी मोटी किताबें पढ़े जा रहे। कुछ लोगों ने मुझे, जब शुरू में मैं आई थी इस लाइन में, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इंग्लिश पढ़ाने में कोई पैसे नहीं है, क्योंकि वहां पे यूपीएससी का पूरा मार्केट था, आपको पता होना चाहिए। 2005 के लगभग ये पूरा मार्केट यूपीएससी का था, एसएससी का मार्केट नहीं था। और मैं इंग्लिश जब पढ़ाने आई तो लोगों ने कहा कि आप लॉ किए हो, आप लॉ पढ़ाओ तो कम से कम एक सब्जेक्ट का 20,000 मिलेगा, इसमें से 2,000 भी देने को कोई तैयार नहीं होगा। और मैंने सीधा कह दिया, मैंने खुद दुक्की पढ़ के पास किया, मैं क्या पढ़ाऊंगी लॉ, क्योंकि लॉ मैंने कभी भी ढंग से इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज आई फेल्ट दैट इट इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू स्टडी, इट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हम सबको आना चाहिए। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, यानी कि उसमें आपका एक फ्लेयर होना चाहिए लॉ में कि हाँ इतना तो हमें आना चाहिए। आपको पता है हम लोग को लॉ पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग को लॉ पढ़ाया नहीं जाता, जबकि मुझे लगता है इंडिया में सबसे जरूरी है आपके करिकुलम में लॉ इंक्लूड करने का। आपको अपने बेसिक राइट्स पता नहीं, आप लोग अपना बेसिक राइट्स भी नहीं जानते। चलो कमिंग बैक, वही मैंने कहा कि महसूस करना सीखो, क्योंकि इंग्लिश में भी हम लोगों ने क्या किया, सबको नियम और कानून में फिट करके रख दिया कि देखो ये नियम है, ये एक्सेप्शन है। जैसे लॉ में करते हैं ना, ये नियम है, कोई क्वेश्चन नहीं करता, इंग्लिश में वही कर दिया। हम सी में आईएनजी क्यों नहीं लगाएंगे? रीजन बताओ पहले। आप टीचर से कभी पूछते ही नहीं हो, क्योंकि आप लोग भी क्या हो गए हो ना कि हाँ ठीक है पढ़ने जा रहे हैं, बस पढ़ना है। सी में आईएनजी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आंख खुले हैं तो दिखेगा ही, राइट? वो कोई एक्शन कर रहे हो क्या आप? नहीं, वो परसेप्शन है, वो परसीव कर रहे हो, महसूस जो कहते हैं ना बॉडी के अंदर आप एब्जॉर्व कर रहे हो। लुक में आईएनजी क्यों लगा दिया? बिकॉज मैंने कहा आई एम लुकिंग एट यू, यहां पे इंटेंशनली मैं कर रही हूं। उसी तरह से अगर मैं फील में आईएनजी क्यों लगा रही हूं? क्योंकि भाई मैं छू के देख रही हूं कि ये रजाई किस मटेरियल का बना हुआ है। और यहाँ पे फील में आईएनजी क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बॉडी से टच हुआ तो महसूस हुआ सॉफ्ट, तो कहेंगे इट फील सॉफ्ट। उसी तरह से अगर मैं लुक यहां पे कह रही हूं लुक, अगर मैं कहूं सी, अगर मैं कहूं बिहोल्ड, एक और वर्ड है लो, ये 4 वर्ड सुनो, लुक, लो, सी, बिहोल्ड। ये 4 वर्ड कहता है देखो। तो देखो का मतलब मैं क्या दिखाना चाहूंगी? उस समय क्या चीज जो खत्म हो चुका है उसको दिखाना चाहूंगी कि जो हो रहा है उसको? इसका मतलब कहूं लुक, इसका मतलब दिखा रही हूं देखो वो क्या कर रहा है। जो कर रहा है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में है ना, जो प्रोग्रेसिव स्टेट में है तो क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा। तो मैं कह रही हूं कि देखो वो आर्टिफिशियल रोज को भी स्मेल कर रहा है, स्मेल कर रहा है। अब यहां बताओ, अगर कोई चीज रखा हुआ है
और मुझे इसका स्मेल अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो मैं कहूंगी इट स्मेल्स बैड, कि इट इज स्मेलिंग बैड। क्या बोलूंगी? क्यों? क्योंकि मैं जाके उसको सूंघ नहीं रही हूं, उसका जो गंध है वो नाक में चला गया, अच्छा नहीं लगा, है ना? क्योंकि आपका जो नाक है वो स्मेल तो करेगा ही, क्योंकि आप सांस लोगे तो वो अंदर जाएगा ही, तो इट स्मेल्स बैड। लेकिन मैं यहां पर स्मेलिंग इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं देख रही हूं वो अपने नाक को रोज के पास ले जाके सांस खींच रहा है। इट इज एन एक्शन और परसेप्शन action. It is nothing that you are perceiving or you are absorbing from your body organ, है ना, जैसे कि naturally होता है। This is an action. इसीलिए अभी रुकना, मैं सबका लिखवा दूंगी आपको। अब आओ थर्ड में, क्या यहाँ पे जो टेस्ट है वो टेस्ट इंटेंशनल है कि बॉडी ऑर्गन है इसलिए कर लिया? इंटेंशनल है। दिस इज ऑल्सो एन, ओके सूप लिखा था मैंने, सॉरी, सूप, सूप है, सॉरी। इट इज टेस्टिंग द सूप टू चेक द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो लड़का टेस्ट कर रहा है सूप को चेक करने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या डाला गया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मदर देखोगे टेस्ट करेगी देखने के लिए कि पका है कि नहीं पका है ना, तो क्या होता है? इंटेंशनल होता है वो, ऐसा नहीं है कि मेरे जीभ में लग गया तो मैं कहूंगी टेस्ट बैड, है ना। एंड इट इज टेस्टिंग सार इंटेंट, ये एक्शन है कि जो आप परसीव कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्शन। जैसे आप कोई चीज खाते हो उसका टेस्ट आपको महसूस होता है और वो टेस्ट अच्छा नहीं है, खट्टा है, तो कहोगे इट टेस्ट सार, क्योंकि आप उसको चखने के लिए मुंह में नहीं ले रहे हो। समझ में आया? अब फिर से एक चीज और यहां समझो फोर्थ में, इट टेस्ट सार, इसका हिंदी बताओ, जल्दी बोलो। ये खट्टा है तो इट इज सार होगा, इसका हिंदी बताओ। इसका टेस्ट खट्टा है ये बोल रहे हो, तो आपका मतलब है इट्स टेस्ट इज सार। आपने ये कहा, आपने टेस्ट को नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ। कोशिश कर रहे हो ना, करते रहो बैठ के, इसका हिंदी नहीं कर पाओगे। स्वाद बोल रहे हो बेटा आप स्वाद बोल रहे हो तो इसका मतलब कह रहे हो इसका स्वाद, यानी इट्स टेस्ट खट्टा है तो इज सार, ये इसका हिंदी करने बोल रही हूं मैं। नहीं कर पाओगे, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? लड़कों की आदत बस यही गंदी है, बहुत जबरदस्ती करते हैं, हो ना हो लेकिन हम करेंगे ही, है ना, जबरदस्ती करते हो आप लोग। ठीक है, मान जाओ नहीं कर सकते इसको, क्यों? अरे जबरदस्ती क्या हर चीज का हिंदी नहीं होता? ठीक है ना, हर चीज का हिंदी आप नहीं कर सकते। द रीजन इज, अगर मैं कहूं चक, ये जो टेस्ट है इसका मतलब स्वाद है, तो स्वाद तो नाउन हो गया। इसका मतलब अगर चखना है कि चख रहे हो कोई चीज, है ना, कोई चीज चखने की बात है, तब तो आपने इसको वर्ब ऑफ एक्शन बना दिया, एक्शन कर दिया, क्योंकि यहां पे था ना कि वो चख रही है देखने के लिए कि क्या है सूप में। इसको नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं इसका हिंदी करो तो ऐसे बोलना पड़ेगा आपको कि ये खट्टा टेस्ट करता है, टेस्ट करता है, तो कहोगे टेस्ट करता है क्या, तो हिंदी बना ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारी हिंदी में। यही तो मैं समझा रही हूँ कि हर चीज को हिंदी बनाने के चक्कर में आप हिंदी करके रख देते हो उसको, उसकी ऐसी तैसी बना के करके खत्म कर देते हो उसको। एक टेस्ट सार का मतलब हो गया कि ये खट्टा टेस्ट करता है। टेस्ट अगर आपका परसीव करने वाला वर्ब हो तो उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। टेस्ट अगर एक्शन हो तो आईएनजी लगा सकते हैं। आ रहा है समझ में? फिर आओ बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो पहले 1 से लेकर 5 तक। अगर फील, स्मेल,
टेस्ट एक्शन के रूप में प्रयुक्त हो, इफ फील, स्मेल एंड टेस्ट are used as action तो कॉमा इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में हो सकता है. इट कैन कम इन आईएनजी फॉर्म. बट अगर इनका प्रयोग वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में हो, बट इफ दे कम एज वर्ब ऑफ सेंसेशन तो कॉमा इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा. इट विल नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म. बोलो. अरे जोर से बोलो भाई, मर्द हो. ऐसे ऐसे हल्के आवाज में अपनी वाइफ को डांटोगे तो क्या डरेगी वो? मैम ये हाँ? बोलो. मैम ये इट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना. हाँ. तो मैम ये फील को सिंगुलर कन्वर्ट करने के लिए एस या एस ऐड नहीं करेंगे क्या उसमें? इट, यस, सॉरी, यहाँ पे फील्स करो, यहाँ पे फील्स करो. मैं वर्ब में रहती हूँ, ध्यान नहीं दिया. फील में एस लगाओ. जैसे यहाँ पे इट के साथ टेस्ट लगा दिया है, इट के साथ फील्स लगाओगे. ठीक है. बोलो, हम लोग वर्ब में हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है. हाँ. इट इज, अगर आप टेस्टिंग सार बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको टेस्ट करके फील कर रहे हो ना, उस समय जब उसको चख रहे हो तब बोल रहे हो. इसीलिए जनरल केस में इस्तेमाल नहीं करोगे. अच्छा चलो, अब लिखो. एक सेकेंड बेटा, अब सेकेंड में आ जाओ तो लिखो सेकेंड का एक्सप्लेनेशन. सेकेंड का लिखो. लुक, लो, सी एवं बिहोल्ड का अर्थ है ये देखो. लुक, लो, सी, बिहोल्ड का अर्थ है देखो. लुक, behold, attract the attention towards something happening का अर्थ है देखो. यानी ध्यान आकर्षित किसी गोइंग ऑन एक्शन की तरफ कराया जा रहा है. यानी ध्यान आकर्षित किसी गोइंग ऑन एक्शन के तरफ कराया जा रहा है. इट मीन्स the action must be in continuous tense. It means the action must be in continuous tense. ठीक है. यानी अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है किसके तरफ? कोई एक्शन जो अभी चल रहा है. तो चल रहा है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा. समझ में आया?
6 में आ जाओ, सीइंग इज बिलीविंग। देखो ध्यान से, सी और बिलीव दोनों इस लिस्ट में था ना, था ना। अब जरा मुझे बताओ, यहां पे इज क्या है? वर्ब है। तो सीइंग क्या है? नाउन है। कहां पे है? सब्जेक्ट के प्लेस से। बिलीविंग क्या है? और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में नाउन आता है। नाउन के रूप में सी आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, आ सकता है। बिलीव आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? जेरेंड है ना। इसीलिए मैंने आपको जो पढ़ाया है वो वर्ब के रूप में पढ़ाया है, नाउन के रूप में तो बात ही नहीं कर रही हूं मैं। नाउन के रूप में तो मैं बात ही नहीं कर रही थी, मैं आपको वर्ब की बात कर रही थी। अगर इनमें से कोई वर्ब का प्रयोग जेरेंड के रूप में हो जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो जबरदस्ती थोड़ी ये नियम लागू कर दोगे आप। फिर से आओ नेक्स्ट में, मस्किटोज आर कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट। कैपेबल के साथ प्रेपोजिशन क्या फिट है? ऑफ। और ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा, है ना। कैपेबल ऑफ सी आईएनजी फॉर्म में। क्यों? सी तो आईएनजी फॉर्म में मना किया था, इसीलिए क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आपको अगर वर्ब दिखाई दे जाए ना तो उसको जेरेंड फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि जो प्रेपोजिशन होता है ना उसके पास में कौन आना चाहिए? नाउन। वर्ब आ गया तो वर्ब को नाउन फॉर्म बना दो, तो नाउन बनाने का तरीका क्या होगा? जेरेंड फॉर्म लगा दो, है ना, आईएनजी फॉर्म। समझ में आ रहा है? एक बात बताओ तो, जो नाइट में देखते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ? इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मोबाइल और गैजेट्स आपके लाइफ में ना कोलाहल मचा देता है। अब ये नाइट विजन बता रहा है इसका। जब मैंने एक बार क्लास में पूछा कि नाइट में जो देख सकता है उसको क्या कहते हैं, तो कहता उल्लू। और जो दिन में देखते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्खी। नॉक्टर्नल ये होते हैं कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट। तो डायनल होंगे कैपेबल ऑफ सीइंग ड्यूरिंग डे। ऐसे शाम शाम जैसे ही होती है मक्खियां चली जाती है, मच्छर आ जाते हैं, है ना। गया दिमाग में कुछ? पक्का? देखो, कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट, कैपेबल ऑफ लिख लेना 6 और 7 का। ये नियम तब लागू नहीं होता जो हम नियम सिखाएं आपको। द रूल इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन the rule is not applicable when इन verbs का प्रयोग gerund के रूप में हो, when these verbs come as gerund। और gerund का मीनिंग है verb ing फॉर्म में used as noun। ये एक्सप्लेनेशन है ना, आप एक काम करो, इसको सिर्फ 6 का एक्सप्लेनेशन रखो, 7 का मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगी डिटेल में। हाँ बोलो। He feels, it feels soft, habitual action नहीं बेटा,
तुम है ना टेंस पढ़े हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने से पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, है ना, पढ़े हो, तुमने उसी के हिसाब से कह दिया। आपने कहा, इसने कहा इट फील्स सॉफ्ट, तो हैबिचुअल एक्शन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वही पढ़ते हैं ना, हैबिचुअल एक्शन की। वो सोच रहा है, क्यों सोचा? क्योंकि इसको महसूस हो रहा है कि हैबिचुअल एक्शन जो रूटीन में होता है, ये रूटीन में नहीं हो रहा है। अगर मेरे बॉडी से, मेरे स्किन से कोई चीज टच कर जाए और वो सॉफ्ट हो, तो मैं कहूंगी इट फील्स सॉफ्ट, है ना। मैं उसको छू के महसूस नहीं कर रही हूँ कि हाँ देखना चाहूंगी क्या का बना हुआ है, पर टच करके देखो, है ना, वो चीज नहीं कर रही। बॉडी में जैसे टच हुआ, मुझे महसूस हुआ, मैं कहूंगी इट फील्स सॉफ्ट। इसका मतलब है इट इज अ वर्ब ऑफ सेंसेशन। सो व्हाट इज सेंसेशन? दैट द बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो करते हैं। आपको पता ना सिक्स्थ सेंस क्या होता है? सिक्स्थ सेंस, देखो हमारे पास तो 5 सेंसेस, ठीक है ना। कुछ लोगों में सिक्स्थ सेंस होता है, जो महसूस कर लेता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है, या कुछ गलत कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कुछ महसूस कर जाता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि फिर सिक्स्थ सेंस होता है। जैसे कि अभी हाल का मैं बता दूं, जैसे श्रीदेवी का जिस दिन डेथ हुआ है, उसी के करीबन 10-12 घंटे अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि सब ठीक रहे, कुछ ऐसे ही था, क्योंकि उसका मन घबरा रहा था, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, वो सिक्स सेंस होता है। तो कहते हैं कुछ लोगों में सिक्स सेंस बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। कभी कभी कुछ मामलों में मेरा भी सिक्स सेंस बहुत हाई है, ठीक है। मैं मैं कहती हूँ मेरा सिक्स सेंस ऐसा है कि जैसे इंडिया का खुफिया विभाग कहता है बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला तो है, कहाँ होगा, कब होगा, किस जगह होगा, वो तो नहीं बताता, ठीक है। मेरा भी सिक्स सेंस ऐसे काम करता है, बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा, यानी कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, लेकिन कब होगा, कहाँ से टपकेगा वो बॉम्ब, वो नहीं बताता, वो टपक जाता है बॉम्ब फिर मेरे ऊपर। मतलब द फीलिंग दैट गिव्स यू अ सेंस दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। क्लियर? सो वी आर डन विद दिस पॉइंट, सिक्स्थ वाला। अब सेवेंथ में आओ। जानते हो सेवेंथ में एक पूरा पिटारा खुलेगा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का, जो हम लोग डिटेल में करेंगे प्रेपोजिशन में। अब मुझे बताओ, टू के बाद अगर वर्ब आता है तो किस फॉर्म में आता है? बोलो बोलो, सब गड़बड़ पढ़ के आए हो, बेस फॉर्म में आता है। हाँ, जब मैं बोलूं तब चिल्लाओगे। टू के बाद वर्ब बेस फॉर्म में आता है ना, क्योंकि टू बी बोलते हो कि टू इज बोलते हो। ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, टू इज हैप्पी तो नहीं बोलते हो। ही वॉन्ट्स टू बी, यानी बी क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म है। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। कब आता है जानते हो? ये तब आता है जब आप इसको इन्फिनिटिव की बात करोगे। आप इन्फिनिटिव की बात करोगे तब ना आएगा, है ना। अब आप अगर टू को प्रेपोजिशन के रूप में ले लोगे, तो अभी बताया था प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जेरेंड फॉर्म कहा था। इसके बाद तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई टू क्या है, इन्फिनिटिव का पोर्शन है कि टू प्रेपोजिशन। अगर मैं ये कहूं आई वॉन्ट, तो वॉन्ट के साथ कोई फिक्स प्रेपोजिशन आता है क्या? हाँ, नहीं आता ना। आई वॉन्ट टू गो, फिर टू गो क्यों लगाया? भाई मेन वर्ब से अगर कोई और वर्ब जोड़ना है तो कुछ तो बीच में लगाओगे। तो लगाने का तरीका क्या है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये यूनिवर्सली सब में फिट होता है। अब इसके जो एक्सेप्शंस है वही तो पढ़ना है बाद में, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं he is addicted to, तो स्मोक नहीं कहूंगी, स्मोकिंग कहूंगी। ड्रिंक नहीं कह सकते, ड्रिंकिंग होगा।
गो नहीं कर सकते, गोइंग देयर होगा, गोइंग आईएनजी। क्यों? क्योंकि एडिक्टेड के साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन है टू, यानी आपको ये चीज फील करना आना चाहिए। मैंने क्या पढ़ाया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया। क्या? प्रेपोजिशन का। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए इन्फिनेटिव वाले टू से और प्रेपोजिशन वाले टू से। हर प्रेपोजिशन के बाद अभी कहा था ना जेरेंड होता है, कैपेबल ऑफ सी नहीं सीइंग कहा था। तो फिर एडिक्टेड के साथ जो प्रेपोजिशन टू फिक्स्ड है उसके साथ भी तो स्मोकिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या बताया मैंने आपको प्रेपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। फिर कहोगे ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? तो आपको प्रेपोजिशन में क्या करना पड़ेगा? फिक्स प्रेपोजिशन रट्टा मारना पड़ेगा। फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा। दो तरीके से याद कर सकते हो। एक तो आपके वॉल्यूम 1 में दिया है, हर वर्ड के साथ क्या प्रेपोजिशन फिक्स्ड है वो दिया हुआ है वहां पे। और दूसरा तरीका होगा जो मैं आपको क्लास में दूंगी कि भाई देख लो ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू फिक्स्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ फॉर फिक्स्ड है, इनके साथ फ्रॉम फिक्स्ड है। वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कहूंगी कि भाई कोई भी प्रेपोजिशन हो, मैंने कहा टू, फ्रॉम, फॉर, जो भी होगा कोई भी प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। यानी ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो समझ पाओगे आप कहां पे? प्रेपोजिशन में। इसीलिए इस पोर्शन को तो मैं कह दूंगी सी प्रेपोजिशन। जानते हो एक चीज है, बहुत सारे पोर्शन इंग्लिश में होंगे जो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। हम दो दो तीन तीन जगह इसको अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों जानते हो? इसको अगर मैं कहूं तो मैं आपको जेरेंट में भी पढ़ा सकते हैं, यानी वर्ब एडवांस में भी जा सकता है। इनको मैं आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ा सकती हूँ। और अभी मैं वर्ब को आईएनजी फॉर्म का पंगा बता रही हूँ, जो चीजें बता रही हूँ उसमें भी पढ़ा सकती हूँ। तो तीन तीन जगह पढ़ने से अच्छा क्या है, जहां हम फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ेंगे वहीं पर इनको खत्म करेंगे। इसलिए मैंने कह दिया सी प्रेपोजिशन, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी लिख लो, क्योंकि हमने कैपेबल ऑफ को तो लिखा ही है, बनाया ही है। लिखो, प्रेपोजिशन के बाद आफ्टर अ प्रेपोजिशन अगर वर्ब दिखाई दे, इफ वी सी अ वर्ब, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। The verb must be in ing form. ब्रैकेट में लिख दो जेरेंड, ब्रैकेट में लिखना जेरेंड। लिखो, इसके साथ हमें टू, TO2 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। We need to pay attention on to, TO2, क्योंकि because अगर टू इन्फिनिटिव का भाग है, अगर टू इन्फिनिटिव का भाग है, इफ टू इज अ पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव, तो कॉमा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, कॉमा टू विल बी फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू विल बी फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन बट अगर टू इफ टू preposition है, if to is a preposition, तो कॉमा टू के बाद जेरेंड आएगा, टू विल बी फॉलोड बाय जेरेंड, टू विल बी फॉलोड बाय जेरेंड।
कितने पेजेस पढ़ा दिया आज आप लोगों को, कितना पेजेस लिखवा दिया? 4। देखना उसमें स्टूडेंट्स को ये भी बता देना कि 4 पेज छोड़ के अब नेक्स्ट क्लास हो पाएगा उनका, क्योंकि वो मिस कर गए ये क्लास को। मेरा नेक्स्ट क्लास आप, और ये एक चीज और है, 9 बजे का मेरा क्लास कोई भी ऑफ नहीं रहेगा। ऊपर का भी क्लास मैं कल लूंगी। कल कितना तारीख है? 20 तारीख। ऊपर का भी क्लास मैं लूंगी। चलो बेटा इतना ही रहने दो आज, क्योंकि बच बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस हो गया, बहुत सारे ब्रांचेस का मिस हो गया आज तो। हाँ कौन सा बेटा? इन्फिनिटिव का मतलब हो गया ना, आई वॉन्ट टू गो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, डू आई वॉन्ट टू गो, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि वॉन्ट के बाद कोई फिक्स प्रेपोजिशन नहीं है, सेकेंड वर्ब लगाना है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, इतना ही आज रहने दो।